स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 7th की NCERT हमारी चल रही है। तो अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 4, जिसका की नाम है वायु। हम अभी तक इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ चुके हैं हमारा वायुमंडल और इसकी जो संरचना है, जो इसका संघटक है वो क्या क्या है, कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था जो हमारा वायुमंडल है, जो कि विभिन्न प्रकार की परतों के अंदर बटा हुआ है। हमने सब परतों के बारे में भी जाना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास और पढ़ते हैं दूसरा सेगमेंट, यानी कि ये पार्ट नंबर 2 रहेगा। इससे पहले जो वीडियो था वो पार्ट नंबर 1 था। तो देखिए पार्ट नंबर अगर 2 की बात करें तो शुरुआत होती है देखिए मौसम और जलवायु के साथ। मौसम और जलवायु के बारे में आपको बताया गया है। कक्षा 6 में भी हमने पढ़ा था मौसम और जलवायु के बारे में। तो मौसम क्या है? मौसम होता है वायुमंडल के अंदर जो देखिए प्रत्येक घंटे या फिर प्रतिदिन होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा? मौसम कहेंगे। बहुत ही छोटी अवधि का, बहुत ही छोटे से समय के लिए, यानी कि आज जिस प्रकार से टेम्परेचर ज़्यादा है एनवायरनमेंट का, तो क्या रहेगा? गर्म दिन रहेगा। अगले दिन जैसे बारिश हुई तो कैसा मौसम रहेगा? नमी युक्त मौसम रहेगा और टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये क्या है? इसको हम मौसम कहेंगे। यानी कि छोटी अवधि के लिए कुछ घंटों का भी हो सकता है, कुछ दिन का भी। अगर उस समय के लिए वायुमंडल में कोई परिवर्तन होता है तो ये हमारा मौसम कहलाएगा। उसके अलावा अगर जलवायु की बात करें तो जलवायु क्या है कि किसी भी जगह का जो मौसम है, अगर इसका हम लंबे समय तक अध्ययन करें और देखिए निर्धारित कर दें कि जो इसका ओवरऑल जो मौसम है वो किस प्रकार का है, तो ये चीज क्या कहलाएगी? जलवायु। मौसम क्या है? छोटे समय के लिए, और जलवायु क्या है? लंबे समय तक मौसम का क्या किया गया है? अवलोकन किया गया, उसके बाद जलवायु निर्धारित कर दी जाती है। तो ये मौसम और जलवायु था। अब इसके बाद देखिए मौसम या फिर जलवायु को जो कारक प्रभावित करते हैं, जिन कारकों की वजह से मौसम में चेंज आता है या फिर जलवायु परिवर्तित होती है। जलवायु के अंदर देखिए छोटा छोटा परिवर्तन है। जलवायु एक जैसी नहीं है कि अगर किसी प्रदेश की जलवायु भाई पूरी क्या है, गर्म है पूरी तरह से, तो जरूरी नहीं है। देखिए गर्म के अंदर भी क्या रहेगा? कभी तापमान जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा, कभी हल्का गर्म रहेगा, कभी ज्यादा गर्म रहेगा। तो ये जो भी परिवर्तन वहां पर आ रहे हैं मौसम के अंदर या जलवायु परिवर्तन, जलवायु के अंदर, तो ये सब चीजें क्यों आ रही है? कौन कौन से ऐसे कारक हैं? तो देखिए कारक की अगर बात करें, टेम्परेचर हो सकता है। टेम्परेचर के अलावा वायु दाब है, और उसके अलावा जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है मौसम के अंदर वो किस प्रकार की है, वर्षा वगैरह, ये सब चीजें मौसम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगर पहले कारक की हम बात करें कि देखिए मौसम को कौन सा कारक प्रभावित करता है, तो पहला है तापमान। पहला है तापमान यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो क्या करेगा? हमारे मौसम को सीधा सीधा प्रभावित करता है। जैसे कि देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। तो देखिए हमारी जो पृथ्वी है वो प्रकाश कहाँ से ग्रहण करती है? यानी कि जो ताप है, टेम्परेचर है, वो कहाँ से मिलता है पृथ्वी को? उसका एकमात्र सोर्स है सूरज। सन से क्या मिलेगा? सन से जो किरणें हैं वो देखिए रेडिएशन के माध्यम से क्या है हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। किसके माध्यम से? रेडिएशन, विकिरण के माध्यम से। तो देखिए ये आप लोगों को पता है कि जो 0 डिग्री अक्षांश है इक्वेटर, यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है वो लंबवत पड़ता है साल भर। लेकिन देखिए पृथ्वी जब गति करती है तो जो सूर्य की पोजीशन है कभी वो कर्क रेखा पर होती है, कभी मकर रेखा पर होती है। कहने का मतलब ये है कि देखिए सूर्य जो है कर्क रेखा से मकर रेखा तक जो प्रकाश है सूर्य का वो क्या करता है? गतिमान रहता है। देखिए ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है वो साल भर तक क्या है? सर्वाधिक मात्रा में पड़ेगा इस क्षेत्र के ऊपर। यानी कि जो रेडिएशन है सन की वो कहाँ पर आ रही है? इक्वेटर पर सबसे ज्यादा आ रही है। तो इससे देखिए क्या होगा कि जो 0 डिग्री हमारा अक्षांश है, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? सर्वाधिक होगा, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद जब हम ऊपर की तरफ जाना प्रारंभ होंगे एक एक अक्षांश करके ध्रुव तक जब तक जाएंगे तो क्या होगा कि टेम्परेचर यहाँ पर घटता हुआ चला जाएगा।
टेम्परेचर जैसे आप ध्रुवों तक पहुंचेंगे जहां पर कि सूर्य का जो प्रकाश है वो नहीं पहुंचता है या फिर तिरछा पहुंचता है बहुत ही कम मात्रा में, तो यहाँ पर क्या है साल भर के लिए जैसे कि ये जो क्षेत्र है बर्फ से आच्छादित रहता है। कारण यही है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो यहाँ तक सीधा नहीं पहुँच पाता। तो देखिए मैंने आपको बताया कि सूर्य से जो लाइट पहुँचती है वो किसके माध्यम से पहुँचती है, विकिरण यानी कि रेडिएशन के माध्यम से। तो देखिए इन रेडिएशन को क्या कहा जाता है, इंसोलेशन कहा जाता है। ये क्या है, इंसोलेशन यानी कि आतपन या फिर इसी को ही सूर्य तप कहा जाता है। सूर्य तप के माध्यम से पृथ्वी तक सूर्य की विकिरणें पहुंच गई। इसके बाद देखिए क्या है कि पृथ्वी जो है इन किरणों को अवशोषित कर लेती है। अब देखिए ये जो विकिरण पृथ्वी तक पहुंच रही है ये इतना नहीं है कि सूर्य के अंदर जितने भी विकिरण पृथ्वी पर पड़ रही है तो सारी की सारी रेडिएशन पृथ्वी के अंदर आ जाएगी, इतना नहीं होता। देखिए 2 अरबवा भाग जो भी रेडिएशन आ रही है इसका जो 2 अरबवा भाग है केवल पृथ्वी वही अवशोषित कर पाती है। तो देखिए जब तक सूर्य रहा इस क्षेत्र के अंदर, अभी आधे हिस्से पर रोशनी कर रहा है, तो यहां पर जो भी रेडिएशन आई वो क्या किया, पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली गई। उसके बाद देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूर्णन कर रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ। जब पृथ्वी का देखिए ये हिस्सा यानी कि पीछे की तरफ आ जाएगा, यानी कि यहां जब रात हो जाएगी तो उस समय क्या होगा कि ये जो भी रेडिएशन पृथ्वी ने सूर्य से ग्रहण की थी अब ये इस रेडिएशन को मुक्त करना प्रारंभ कर देगी। अब क्या होगा, यही रेडिएशन जो दिन में सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर आई थी, रात के समय यही रेडिएशन पृथ्वी से बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएगी। और इस रेडिएशन को क्या कहेंगे, पार्थिव विकिरण कहा जाता है। पार्थिव विकिरण, ये पार्थिव विकिरण है यानी कि टेरेस्ट्रियल, इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है। तो ये चीज याद रखनी है। अब देखिए जब ये विकिरण पृथ्वी से वापस जाती है तो पृथ्वी के चारों तरफ हमने पढ़ा है कि क्या है, वायुमंडल। वायुमंडल है और वायुमंडल की अलग अलग लेयर हैं, जैसे कि ये शोभ मंडल है, उसके बाद ये समताप मंडल, मध्य मंडल, इस प्रकार से आगे चलते हुए। तो देखिए जब ये पार्थिव विकिरण यानी कि पृथ्वी ने जो रेडिएशन या सूर्य तप सूर्य से ग्रहण किया है, जब ये पृथ्वी से बाहर निकलेगा हमारे वातावरण से होता हुआ, तो क्या होगा कि देखिए जैसे ये शोभ मंडल से पृथ्वी की सतह से इस प्रकार से निकलना प्रारंभ हुआ, तो देखिए जितनी भी भारी गैसें हैं, जितनी भी भारी गैसें वो कहाँ पर रहती है, सबसे नीचे वाले स्तर पर यानी कि शोभ मंडल पर। उसके बाद ये भारी गैसें हो गई, या फिर जो जल वाष्प है ये भी क्या है, बहुत भारी रहती है, ये भी नीचे की तरफ रहती है। इसके अलावा कुछ जैसे जो अन्य कण है वो भी हमारे शोभ मंडल के अंदर पाए जाते हैं। तो जब देखिए ये पार्थिव विकिरण इस प्रकार से वापस निकल रही होती है, यानी कि पृथ्वी ने जो भी तापमान ग्रहण किया था उसको जब वो वापस रिलीज कर रही होती है, तो देखिए क्या होगा कि ये जो यहाँ पर भारी गैसें हैं इनके कण क्या करेंगे, इन रेडिएशंस को जो विकिरण निकल रही है उसको ग्रहण कर लेंगे, उनको ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद में देखिए ये जब विकिरण जो भी ग्रहण कर ली गई उसके बाद ये और ऊपर बढ़ेगी, तो ऊपर आपको पता है कि क्या होगा कि जो भारी गैसें हैं वो नीचे रहेगी, ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे अलग लेयर में, तो जो गैसों के कण हैं वो क्या होते जाएंगे, बहुत कम मात्रा में होते जाएंगे। जो वायु है वो विरल होती जाएगी, उसके अंदर जो गैसीय कण है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ कम कण होंगे ऊपर की तरफ, धीरे धीरे करके जो वायु है उसके अंदर जो गैस है वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाने पर कम होती चली जाती है। तो देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर क्या है कि भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में अणु हैं, तो ये क्या करेंगे, विकिरण को ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद रेडिएशन ऊपर बढ़ती रहेगी, तो वो देखिए कम कम मात्रा में, जितने अणु कम होते जाएंगे वो कम मात्रा के अंदर इस विकिरण को ग्रहण करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से एक चीज साफ स्पष्ट हुई कि देखिए जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो क्या परिणाम हुआ कि तापमान जो है वो देखिए घट रहा है। यहाँ पर ज्यादा विकिरण ग्रहण की रेडिएशन, तो यहाँ पर तापमान ज्यादा है, ऊपर कम ग्रहण हुई तो तापमान थोड़ा सा कम हुआ। ऊपर की तरफ जैसे कि वायु बिल्कुल विरल है, जो गैसीय अणु है वो बिल्कुल कम मात्रा में है, तो उसकी वजह से वहां पर जो रेडिएशन है बिल्कुल कम प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ क्या है, तापमान जो है बिल्कुल कम है। तो देखिए क्या सीखा हमने यहाँ से कि जैसे ही हाइट बढ़ेगी तो जो टेम्परेचर है वो क्या होगा,
डिक्रीज होगा, टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। तो ये चीज आपने सीखी। और देखिए सूर्य का जो सूर्य तप है ये क्या है, पृथ्वी के तापमान का महत्वपूर्ण स्रोत है। पृथ्वी देखिए कहाँ कहाँ से तापमान प्राप्त कर सकती है, एक तो जैसे इंसोलेशन हो गया, इंसोलेशन है, और उसके बाद देखिए जब यही इंसोलेशन जो कि पृथ्वी पर आया है जब ये वापस जाता है, जिसको हमने पार्थिव विकिरण कहा, तो इनके माध्यम से भी पृथ्वी का तापमान बढ़ गया ना। यहाँ पर जिन कणों ने क्या किया, भारी गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इन गैसों ने क्या किया, जब ये विकिरण जा रही थी तो इनको ग्रहण कर लिया, इनका जो टेम्परेचर था वो ग्रहण कर लिया। तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है ना, इसी प्रकार से तो ये ग्रहण कर लिया। तो तापमान के लिए एक तो सूर्य तप हो गया, पार्थिव विकिरण है, उसके अलावा देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदूषण के माध्यम से जो बढ़ता हुआ स्तर है, ये सब क्या है, पृथ्वी के तापमान के लिए जिम्मेवार है। तो देखिए ये तो बात हुई थी ऊंचाई के साथ। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि जो तापमान है उसके अंदर कमी आती है। अब देखिए अगर हम सतह की बात करें पृथ्वी की, अगर हम 0 डिग्री अक्षांश से इस प्रकार से जाएंगे ऊपर की तरफ, ध्रुवों की तरफ, तो यहाँ पर क्या सीखने को मिला था कि यहाँ पर भी जो तापमान है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पर कारण क्या है कि यहाँ पर देखिए जो इंसोलेशन है, सूर्य की जो विकिरण है वो डायरेक्ट पहुँच रही है, उसके बाद धीरे धीरे वो तिरछी पड़नी प्रारंभ हो गई है, जिसकी वजह से जो सूर्य की एनर्जी है वो यहाँ पर कम पहुँच रही है, उसकी वजह से जो तापमान है वो ऊपर की तरफ जाने पर भी घटता चला जा रहा है। ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो ये तो थी तापमान की बात। उसके बाद देखिए इसके बाद आता है हमारा वायुदाब। तो वायुदाब क्या है, इस चीज को अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए वायुदाब की अगर बात करें तो देखिए ये जो भी हवाएं हैं हमारे वातावरण के अंदर, जो एटमॉस्फेयर हमारा है, इसके अंदर जो भी वायु है तो उनका क्या है, सभी का अपना अपना भार होता है। देखिए जिस प्रकार से रसोई घर के अंदर जो सिलेंडर होता है तो उसके अंदर जो गैस है वो कंप्रेस फॉर्म के अंदर भरी गई है, तो उसका भी देखिए बहुत ज़्यादा वजन होता है। जब गैस खत्म हो जाती है फिर आप सिलेंडर को उठाएंगे तो वो काफ़ी हमें हल्का लगेगा। तो इससे क्या सीखा आपने कि जो गैसें रहती हैं उनके अंदर अपना अपना वेट होता है, हर गैस का अपना अपना वजन होता है। लेकिन देखिए अब हमें ये वजन महसूस क्यों नहीं होता, हमें वजन महसूस क्यों नहीं होता, तो ये चीज़ अभी देखेंगे हम। तो देखिए जितनी भी गैसें हैं वायुमंडल के अंदर, जितनी भी गैस है, सबका क्या है, अपना अपना वेट है, वजन है। तो देखिए यही वजन जब क्या है पृथ्वी के पृष्ठ पर यानी कि भूपरपटी पर जब यही वजन पड़ता है तो इसी को क्या कहते हैं, वायुदाब कहा जाता है। तो वायुदाब क्या है, वायुदाब क्या है, देखिए गैस के भार के द्वारा पृथ्वी पर डाला गया भार, ये क्या कहलाता है भाई, गैस का अपना कोई वजन है और उसी वजन के द्वारा पृथ्वी पर दबाव डाला जाता है। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, वायुदाब इसे ही कहा जाता है। तो देखिए हमारे चारों तरफ भी क्या है, वायु प्रेजेंट है, वायु के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, इनका अपना अपना वेट है। तो ये सब क्या कर रही हैं, चारों तरफ से मिलकर हमें चारों तरफ से दबाव डाल रही है हमारे ऊपर। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये कोई खड़ा है यहाँ पर, तो जो हवाएं हैं वो चारों तरफ से क्या कर रही है, इसके चारों तरफ से दबाव डाल रही है, चारों तरफ से ये वायु के द्वारा दबा हुआ है, और यही चीज क्या है, वायुदाब है। तो देखिए हम अगर हम वायु के दाब के अंडर में हैं तो हमें ये दाब फील क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए एक तो ये चारों दिशाओं से बराबर मात्रा में लगता है, चारों दिशाओं से बराबर मात्रा में लग रहा है। उसके अलावा जो हमारी बॉडी है वो देखिए यहाँ पर रहते रहते प्रकृति के साथ एडजस्ट हो चुकी है। हमारा जो बॉडी के अंदर का जो दबाव है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, कोई भी दाब है, ये सब क्या है, इसी वायु दाब के बराबर है। यानी कि हमारा जो खुद का दबाव है बॉडी का वो इन वायु प्रेशर के बिल्कुल बराबर है। इसकी वजह से ये जो वायु का दाब है वो हमें फील नहीं होता है। तो देखिए जिस प्रकार से हमने तापमान का वितरण देखा था कि ऊंचाई के साथ जाने पर जो तापमान है वो घटता रहता है, और उसके बाद हमने देखा था कि अगर हम अक्षांश से 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान जो है वो भी घटता है। अगर हम बात करें वायुदाब की बात करें तो आप देखिए
अगर हम सतह से ऊपर की तरफ जाएंगे, ये हमारी सतह है, अगर इससे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो वायु दाब है उसके अंदर क्या परिवर्तन होगा, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो देखिए ये हमारी सतह है, यानी कि कोई महाद्वीप है। उसके बाद महाद्वीपों के अलावा क्या होता है, ये महासागर है, ये है महासागर और ये है महाद्वीप। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा हवा का दबाव रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, जो हमारी वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है, जिसको कि हमने ट्रोपोस्फियर कहा था, शोभ मंडल कहा था। तो देखिए शोभ मंडल में अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्या है, सबसे निचली परत है। इसलिए जितनी भी भारी गैस हैं वो सब क्या रहेंगी, बिल्कुल नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी, यानी कि शोभ मंडल के अंदर ही हमारी सबसे भारी गैसें पाई जाती हैं। अब ये भारी गैसें जो हैं ये क्या कर रही हैं, सबका अपना अपना वेट है। मान लीजिए ये क्या है, शोभ मंडल की सीमा है। तो यहाँ पर जितने भी गैसें हैं, भारी गैसें, वो सब क्या कर रही है, नीचे की तरफ अपना दाब डाल रही है, जिसको कि हमने वायु दाब कहा। तो अब यहाँ पर इस डायग्राम से आप खुद देखिए कि सबसे ज्यादा वायु दाब कहाँ पर रहेगा। सबसे ज्यादा वायु दाब देखिए कहाँ पर रहेगा, महासागर के ऊपर। आप देख रहे हैं कि जो शोभ मंडल की सीमा है वो क्या है, यहाँ से जो ऊंचाई है वो सर्वाधिक है, यानी कि इस भाग के अंदर जो गैसें हैं वो क्या सर्वाधिक मात्रा में पाई जाएगी। तो इसलिए जो वायु दाब है समुद्र सतह के ऊपर वो क्या है, बहुत ज्यादा है, सर्वाधिक मात्रा में है। वायु दाब महासागरों के ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए जो महासागर का जो तल रहता है ना, वो क्या है, हमारी पृथ्वी की सबसे नीचे की सतह है, सबसे नीचे का पार्ट है महासागर। क्योंकि देखिए जो पानी है वो क्या रहेगा, बिल्कुल समतल जगह में रहेगा, सबसे नीचे वाले स्तर पर। तो इसलिए महासागर जो है उसका जो तल है वो देखिए सर्वाधिक नीचाई है। उसके बाद जो महाद्वीप हमारे हैं वो ऊंचे उठते चले जाते हैं। तो यहाँ पर महासागर में हमने देखा कि देखिए शोभ मंडल की जो सीमा है वो सर्वाधिक है, सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर भारी गैसें पाई जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर वायु दाब अधिक होगा। और दूसरी तरफ हम बढ़ेंगे यहाँ महाद्वीप की तरफ, तो यहाँ पर देखिए जो ऊंचाई है वो घटती चली जा रही है, भारी गैसें अब नीचे की तरफ होगी, समुद्र तल की तरफ। और यहाँ पर देखेंगे तो कुछ कम मात्रा में पाई जाएगी। तो यहाँ पर जो वायु दाब है वो देखिए यहाँ पर तो सर्वाधिक है, यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि कुछ और ऊंचे स्थान पर, मान लीजिए आगे क्या है, ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ों पर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वायु दाब जो है वो घटता चला जाएगा। वायु दाब जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या होगा, वायु दाब बिल्कुल कम रहेगा। तो ये चीज आपको समझ लेनी है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे जो वायु दाब है यानी कि एयर प्रेशर है उसके साथ क्या होगा, वो कम होता चला जाएगा। ये चीज याद रखनी है। तो ये तो हो गया ऊंचाई के आधार पर वितरण की, जो हमारा देखिए एयर प्रेशर अगर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है। तो देखिए उसके अलावा अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी की, देखिए क्षैतिज वितरण, यानी कि अगर हम यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश से चल रहे हैं ध्रुव की तरफ जाने पर अब इसके अंदर क्या परिवर्तन होगा, अब वायु दाब के अंदर क्या परिवर्तन होगा। तो यहां पर भी देखिए, यहां पर जो वायुमंडल को प्रभावित करेगा वो कारक फिर से क्या होगा, सूर्य से ही प्रभावित होंगी ये चीजें। तो देखिए फिर से वही डायग्राम कि यहाँ पर जो सन की रेडिएशन है वो 0 डिग्री इक्वेटर पर डायरेक्ट आ रही है। उसके बाद जो 23.5 डिग्री है यहाँ पर कुछ तिरछी आनी प्रारंभ हुई कर्क रेखा पर। मकर रेखा की बात करें तो यहाँ पर भी तिरछी आ रही है। तो देखिए अब क्या होता है, तापमान का एयर प्रेशर के साथ यानी कि वायु दाब के साथ क्या संबंध है। तो देखिए अगर हम बात करें, अब वायु दाब किसका दाब है, ये हवाओं का दाब है, यानी कि यहां पर अलग अलग प्रकार की गैसें हैं, वायु उसको ही कहा गया है, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर जैसे सूर्य की जो किरणें हैं वो इस क्षेत्र के ऊपर आ रही है। अब सूर्य की किरणें जब इस क्षेत्र में आएगी तो क्या होगा, यहाँ की जो वायु है वो धीरे धीरे सूर्य के उससे इंसोलेशन से रेडिएशन से गर्म होना प्रारंभ हो जाएगी। तो वायु जैसे ही गर्म होगी तो क्या होगा कि वो हल्की हो जाएगी। वायु गर्म होने पर क्या है कि वो हल्की हो जाएगी और हल्की होने के बाद वो ऊपर की तरफ बढ़ना प्रारंभ होगी। अब वायु ऊपर की तरफ जैसे ही बढ़ेगी तो ये जो क्षेत्र है जहां पर की वायु गर्म होकर ऊपर उठी है, तो यहाँ पर बहुत एक यानी कि छोटे से अंतराल के लिए एक
खाली स्पेस बन जाएगा, एक वैक्यूम यहां पर क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम यहां पर क्रिएट हो गया, वैक्यूम यहां पर क्रिएट हो गया तो उसका नतीजा क्या होगा कि पास में ही देखिए जहां पर कि क्या है, हवाएं हैं, जो कि क्या है, देखिए यहां पर अभी ये बात नहीं कर रहे कि कम यहां पर क्या है, एयर प्रेशर है। अब यहां पर उससे भी कम हो गया, यहां पर पहले जैसे कुछ भी था, लेकिन अब ये गर्म होने की वजह से हवाएं जब ऊपर उठ गई है तो यहां पर जो वायु दाब है वो बिल्कुल कम हो गया। जैसे ही वायु दाब कम हुआ तो इस जगह को भरने के लिए पास का जो भी क्षेत्र जहां पर की वायु दाब अधिक है तो वहां से बहकर जो देखिए हवा है वो इस स्थान पर आ जाएगी। अब इस स्थान पर आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि ये जो ताप है, जो तापमान है वो क्या कर रहा है कि एयर प्रेशर को, वायु दाब को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। ये चीज आपने देखी कि भाई हवा गर्म हुई तो क्या हुआ, ऊपर की तरफ उठ गई। उसके बाद क्या हुआ कि हाई प्रेशर का जो क्षेत्र था वहां से हवा उड़कर इस वैक्यूम को भरने के लिए आ गई। तो देखिए अब बात करें अगर विषुवत रेखा की, अगर देखिए सोलर रेडिएशन यहां पर डायरेक्ट गिर रही है 0 डिग्री अक्षांश पर, तो जब ये क्षेत्र सर्वाधिक गर्म होगा तो क्या होगा, यहाँ की जो भी हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेंगी। अब गर्म होकर ये हवाएं ऊपर की तरफ उठेगी तो इसका नतीजा क्या होगा कि यहाँ पर निम्न वायुदाब यानी कि लो प्रेशर का क्षेत्र हमेशा बना रहेगा। यहाँ पर लो प्रेशर बना रहेगा, क्यों बना रहेगा समझ गए हैं, क्योंकि हवा हल्की होकर ऊपर उठ गई है। और देखिए अब लो प्रेशर हो गया यहाँ पर, जहां पर सूर्य की किरणें अब तिरछी पहुंच पा रही है, यहाँ की जो भूमि है या हवा है वो कम गर्म होगी। कम गर्म होगी तो इसका मतलब क्या है कि हवाएं जो है वो ज्यादा ऊपर नहीं उठेगी, वहीं पर रहेगी। इसकी तुलना में यहाँ पर क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। और ऊपर जाएंगे ध्रुवों पर, जहां पर की जो सन रेडिएशन वो बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही, तो यहां पर क्या होगा कि हवाएं जो है वो बिल्कुल आसपास रहेंगी, समीप समीप रहेंगी, गर्म होकर कोई भी जो हवा है वो इधर उधर नहीं जा पाएगी। जिसकी वजह से देखिए जो प्रेशर की बात करें एयर प्रेशर की, वो ध्रुवों पर क्या होगा, बहुत अधिक होगा। यहाँ पर सर्वाधिक होगा ध्रुवों पर, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा कम होगा। अगर यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल कम यानी कि लो प्रेशर होगा। तो दो चीजें यहाँ भी आपने सीखी एयर प्रेशर के बारे में कि देखिए जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो क्या होगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ देखिए एक तो क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी तो कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में कमी आती है। टेम्परेचर में कमी यानी कि हवाएं एक साथ रहेंगी, इकट्ठी रहेंगी, संघनित रहेंगी, इकट्ठी रहेंगी, टेम्परेचर कम रहेगा तो इकट्ठा होकर वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा दबाव डालेगी। तो यहां पर देखिए क्या हुआ कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या है कि जो हमारा एयर प्रेशर है वो कम होता चला जाता है, वायुदाब कम होता है। वहीं अगर हम बात करें भूमि की, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से अगर हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो भी क्या होगा कि देखिए जो एयर प्रेशर है वो यहां पर कम रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ये चीज याद रखनी है, यहां पर ऊंचाई के साथ कम और वहां पर ऊपर की तरफ जाने पर, ध्रुवों की तरफ जाने पर बढ़ता है। ये दोनों चीज याद रखनी है। तो देखिए जब ये वायुदाब ऊंचाई पर जाने पर कम हो जाता है तो देखिए इससे संबंधित काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से कि भाई पर्वतों पर जो खाना है वो देरी से क्यों बनता है, क्योंकि यहां पर देखिए वायुदाब क्या है, बिल्कुल कम हो जाता है पहाड़ों के ऊपर, जिसकी वजह से जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है वो उसकी बजाय देखिए 90 डिग्री सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ हो जाता है। तो जिसकी वजह से खाना भाई देरी से बनता है। उसके बाद देखिए जैसे कि एग्जाम वो आता है क्वेश्चन की भाई फाउंटेन पेन की स्याही क्यों निकलने लगती है, तो ये भी क्यों निकलने लगती है, क्योंकि प्रेशर जो है, वायुदाब जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है। उसके अलावा ये होगा कि भाई जो पर्वतारोही पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो उन्हें सांस लेने में क्यों कठिनाई होती है, क्योंकि वहां पर ऊपर देखिए जो ऑक्सीजन का स्तर है वो गिर जाता है, वायुदाब भी कम हो जाता है। उसके अलावा ऊंचाई पर जाने पर नाक से अचानक से खून बहने लगता है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि ऊपर जाने पर देखिए जो वायुदाब है वो बिल्कुल कम हो जाता है, उसकी अपेक्षा हमारी बॉडी का जो खुद का वायु जो दाब है वो अधिक रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी शिराएं फट जाती है और जो खून है वो आना प्रारंभ हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो देखिए
पिछला जो अभी हमने सेगमेंट पढ़ा था टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो है इसको मापने की डिवाइस क्या है, देखिए थर्मामीटर से मापा जाता है। इसके अलावा अगर यूनिट की बात करें तो देखिए सेल्सियस में भी मापा जा सकता है, फ़ारेनहाइट है, उसके अलावा केल्विन है, इन 3 चीज़ों में मापा जाता है। अगर वायु दाब की हम बात करें तो ये किससे नापा जाता है, बैरोमीटर से, बैरोमीटर से मापा जाता है। यूनिट की अगर बात करें वायु दाब की तो ये क्या है, मिलीबार, मिलीबार के अंदर मापा जाएगा। और देखिए इससे भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं बहुत बार एग्जाम में कि बैरोमीटर की रीडिंग अगर अचानक से नीचे आ जाए तो इसका क्या मतलब होगा। अगर अचानक से रीडिंग नीचे आ गई है तो इसका मतलब क्या है कि भाई वहां पर लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो गया है, लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, जिसके कारण क्या है कि हाई प्रेशर से, देखिए रीडिंग नीचे गई इसका मतलब लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब इस लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर से क्या होगा, तेजी से हवाएं चलेगी। अचानक से नीचे गई है ना बैरोमीटर की रीडिंग, अचानक से नीचे, यानी कि अचानक से ही क्या हुआ, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो इसको भरने के लिए अब अचानक से ही बहुत तेजी से हाई प्रेशर की तरफ से हवाएं चलनी प्रारंभ हो जाएंगी। जब हवाएं बहुत तेजी से प्रवाहित होंगी तो इसका मतलब क्या है कि भाई तूफान आ सकता है या फिर चक्रवात की स्थिति बन सकती है। तो ये क्वेश्चन जो है कॉमन से पूछ लिए जाते हैं यहाँ से बैरोमीटर से। तो ये तो था हमारा वायु दाब के बारे में। अब तीसरा देखिए जो है वो है पवन के बारे में। पवन के बारे में तीसरा जो चैप्टर है हमारा, देखिए पवन क्या है। अभी हमने देखा था कि हवाएं क्या करती है, जहां भी लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो हवाएं क्या करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती हैं एकदम से। जब भी क्रिएट होगा लो प्रेशर तो वहां को, उस जगह को भरने के लिए क्या होगा कि हाई प्रेशर से जो हवाएं हैं वो चलकर क्या होगी, लो प्रेशर की तरफ जानी प्रारंभ हो जाएगी। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, देखिए वैसे तो नॉर्मली तो क्या है, हवा बोलेंगे, यानी कि वायु जो है वो क्या है, स्थिर है। लेकिन जब यही वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब ये गति करती हुई जाती है तो इसी को क्या कह देते हैं, विंड कह दिया जाता है या फिर पवन कह दिया जाता है। पवन क्या है, गतिशील हमारी हवाएं हैं, गतिशील हवाओं को क्या कहेंगे, पवन कहा जाएगा। ये चीज याद रखनी है। अब पवन की अगर बात करें तो देखिए पवन जो है वो 3 प्रकार की हैं। पवनों के कितने प्रकार बताए गए हैं, 3 प्रकार की हैं। अगर पहली की बात करें तो पहली पवन कौन सी है, पहली पवन है स्थायी पवन, यानी कि परमानेंट विंड। इसका मतलब है कि देखिए जो पवन रहेगी परमानेंट विंड, इसका जो बहने की जो दिशा है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, हमेशा एक ही दिशा के अंदर ये गति करेंगी। ये चीज याद रखनी है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए 0 डिग्री अक्षांश जहां पर कि जो सूर्य है वो लंबवत चमकता रहता है, तो यहाँ पर क्या है, हमेशा लो प्रेशर का क्षेत्र बना रहता है। तो देखिए इस लो प्रेशर के क्षेत्र को भरने के लिए जो हवाएं इस प्रकार से चलेंगी, देखिए यहाँ से, तो ये क्या है, इनको क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहा जाता है। हमेशा जो इनका यहाँ पर दिशा है वो क्या है, फिक्स है, इनको क्या कहेंगे, व्यापारिक पवनें इनको कहा जाता है। तो एग्जाम्पल में स्थायी पवनों के में एक तो व्यापारिक पवनें हो गई। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो ऊपर का भाग है 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच का, तो यहाँ पर क्या बताया मैंने कि हाई प्रेशर बना रहता है। बाद में पढ़ेंगे इसको डिटेल से कि यहाँ पर ये सब स्थिति क्यों होती है, और जो हवाओं की दिशाएं हैं वो यहाँ पर अलग हो जाती है। तो ये क्यों हो जाती है इस प्रकार से, कोरियोलिसिस बल की वजह से हो जाती है, पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है इधर, जैसे कि इनको वेस्टर्लीज या फिर पछुआ पवन बोलते हैं। तो ये भी क्या है, स्थायी पवन का एग्जाम्पल है, नोट कर ले। जैसे कि क्या हो गया, यहाँ पर व्यापारिक पवनें थी, पछुआ पवनें, और जैसे कि ध्रुवीय पवन है, ये सब क्या है, इनकी डायरेक्शन जो है फिक्स है। तो ये स्थायी पवनें हैं। उसके बाद में है जैसे कि देखिए मौसमी पवन। मौसमी पवन क्या है, मौसम के हिसाब से चलेंगी, मौसम के हिसाब से गति करेंगी। जिस प्रकार से हमारा देखिए जो भारत है, यहाँ पर जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है इस दिशा से, ये क्या है, मौसमी पवन है। उसके अलावा जब ये वापस लौटता है इस प्रकार से तो दिशाएं चेंज हो जाती है मौसम के हिसाब से, तो ये मौसमी पवन है। उसके बाद अगर बात करें तो तीसरी क्या है, स्थानीय पवन कहा जाता है। स्थानीय पवन यानी कि लोकल में चलने वाली हवाएं, जिनको कि अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जब देखिए सूर्य यहाँ पर कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है भारत के, जब सूर्य यहाँ पर लंबवत होता है कर्क रेखा पर,
तो यहाँ का जो भूभाग है वो बहुत ज़्यादा गर्म होना प्रारंभ हो जाता है। गर्म होकर हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी तो क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब लो प्रेशर को भरने के लिए पास वाले स्थानों से जो हाई प्रेशर है जहाँ भी, वहाँ की हवाएं चलनी प्रारंभ हो जाएंगी। अब ये हवाएं देखिए क्या है, स्थलीय भाग से बहकर आ रही है, आसपास कोई समुद्र नहीं है, ना ही किसी प्रकार की नमी इनको मिली है। अब स्थलीय भाग जो है वो पहले से इतना गर्म है उत्तर भारत का, अब यहाँ से जब हवाएं तेजी से बहकर आएंगी तो वो क्या होंगी, बेहद गर्म होंगी वो हवाएं, तो उनको क्या नाम ले दिया जाता है, लू नाम दे दिया जाता है। तो ये स्थानीय पवन है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानीय पवन हो सकती है। तो पवन के बारे में आप लोगों ने जाना कि पवन क्या है, गतिशील हवाएं होती हैं जिनके अंदर की गति होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो बढ़ती है। तो ये क्या था, ये पवन के बारे में था। उसके बाद में देखिए एक अन्य चीज है आपके चैप्टर में, वो है ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता। ह्यूमिडिटी आर्द्रता क्या है, देखिए जो हमारी हवाओं के अंदर जो नमी है, जो वाटर वेपर्स हैं, वही क्या बनाती है, उन्हीं को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहा जाता है, ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तो देखिए अगर इसके कारण की बात करें तो भाई दो कारण हो सकते हैं। एक तो जैसा कि वाष्पीकरण है, अब सूर्य जो है समुद्र के ऊपर जब चमकता है तो क्या होगा, वहां का जो पानी है वो गर्म होकर वाष्प बनकर उड़ना प्रारंभ हो जाएगा, तो ये वाष्पीकरण है। देखिए जब ये वाष्प है ना, जैसे कि वाष्पीकरण हुआ तो वाटर वेपर्स में पानी तब्दील हुआ और ऊपर की तरफ जाके हवाओं में मिल जाएगा। अब हवा के अंदर जब ये जल वाष्प मिलेगी तो क्या होगा, नमी की मात्रा ज्यादा रहेगी। तो एक तो वाष्पीकरण है, दूसरा क्या है, वाष्पोत्सर्जन, यानी कि जो प्लांट्स करते हैं या फिर मिट्टी के अंदर होता है, पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर वेपर्स हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होती रहती है। तो दो मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से हमारी हवाएं जो है वो क्या है, आर्द्र बनी रहती है। तो देखिए ये ह्यूमिडिटी बोलते हैं इसको, ठीक है, ह्यूमिडिटी है। तो देखिए अगर इसकी बात करें तो भाई क्या रोल है इसका जो रोल है वो है हमारी बारिश के अंदर। जब देखिए यही जल वाष्प क्या होगी, जैसे कि वाष्पीकरण हुआ महासागरों से, पेड़ पौधों ने वाष्पोत्सर्जन किया, तो ये जो भी वाटर वेपर्स यहाँ से निकली है, जो वाटर वेपर यहाँ से निकली है, ये क्या करेंगी, हमारी वायु के साथ मिल जाएंगी। अब जब गर्म वायु के साथ ये मिलेगी तो गर्म वायु के साथ ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ होगी। देखिए खुद भी गर्म ही होंगी ना, इनके अंदर क्या होगा कि देखिए जल वाष्प जो है ना उसके अंदर क्या होती है, जैसे ही वो गर्म होता है भाप के रूप में ऊपर उठता है तो उसके अंदर क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा। उसके बाद जब वो गुप्त ऊष्मा देखिए धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ होती है तो वो क्या है, नॉर्मल वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के तौर पर जब हम खाना बनाते हैं किसी के अंदर, तो देखिए जब इसके ऊपर प्लेट ढक दी जाती है तो देखिए वो भाप बनकर उड़ता है, पानी भाप बनकर उड़ेगा, गर्म है तो क्या है, ऊपर की तरफ जाना प्रारंभ होगा। लेकिन जब वो यहाँ पर ऊपर की तरफ प्लेट से टकराएगा तो देखिए जो ऊपर का भाग क्या है, थोड़ा ठंडा रहेगा, तो वहां पर क्या है, वो छोटी छोटी पहले तो देखिए भाप के रूप में ही जमा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो ठंडा होता जाएगा, जब उस वाष्प की गुप्त ऊष्मा जो है खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, वो संघनित होना प्रारंभ होगा। संघनित यानी कि इकट्ठा होना प्रारंभ होगा और क्या होगा, बूंदों की शेप ले लेता है, छोटी छोटी बूंद की शेप ले लेता है और यही बूंदें वापस से आपको उस बर्तन के अंदर गिरती नजर आती है। तो सेम जो वर्षा है उसका भी प्रोसीजर है वो इसी प्रकार से है। तो देखिए क्या होगा, जैसे कि समुद्र की जो सतह है वो काफी गर्म हो गई, समुद्र की सतह गर्म हो गई, यहाँ पर क्या हुआ, वेपराइजेशन या फिर वाष्पीकरण प्रारंभ हो गया। क्यों प्रारंभ हुआ, सूर्य की ऊष्मा की वजह से, सूर्य की जो रेडिएशन सी पर आ रही थी उसकी वजह से ये समुद्र तल जो है गर्म हो गया। ये सूर्य है तो यहाँ से जो रेडिएशन आई उनके माध्यम से गर्म हो गया। उसके बाद देखिए ये पानी की वेपर जो है वो गर्म है, हल्की है, वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी। ऊपर जाने पर क्या है कि जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होना प्रारंभ होगा। जब टेम्परेचर कम होना प्रारंभ होगा तो ये क्या करेंगी, संघनित हो जाएंगी। संघनित यानी कि इकट्ठा होना प्रारंभ होगी, वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट, और क्या करेगी, बूंदों का निर्माण कर लेगी। अब ये जो बूंदें हैं ये कहाँ पर, एक बादल के अंदर पूरी तरह से भरी रहेगी। जब बहुत ज्यादा ये संघनित होंगी, इकट्ठी होंगी, तो उससे क्या होगा कि इनका जो वेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ना प्रारंभ होगा। भाई ये छोटे छोटे जो क्या है ड्रॉपलेट्स हैं वाटर के, जब ये मिलेंगे तो एक बूंद का निर्माण करेंगे,
तो बूंद में क्या है, वजन होगा, भार होगा। इस प्रकार से बादलों के अंदर बहुत सारे जब बूंद बनेंगे तो क्या होगा कि यहां से वर्षा होनी प्रारंभ हो जाएगी। इस प्रकार से ये वर्षा हो जाएगी। तो देखिए ये जो वर्षा हमने पढ़ी है बिल्कुल सिंपल तरीके से, ये क्या है, स्वहनीय वर्षा। इसको स्वहनीय वर्षा कहा जाता है क्योंकि बस नॉर्मल ही है, कुछ नहीं है। पानी गर्म हुआ, वेपर्स बनी, ऊपर गए, जो जल वाष्प वो ठंडी हुई, संघनित हुई, तो उसके बाद ये वर्षा हो गई। वर्षा होने का कारण क्या था, यहाँ पर संघनन। संघनन की वजह से जो है वर्षा यहाँ पर हुई। अब दूसरी जो वर्षा है वो किस प्रकार से होगी, देखिए दूसरी जो वर्षा है वो है पर्वतीय वर्षा। वो किसके माध्यम से होगी, पर्वतों पर टकराने के माध्यम से वो वर्षा होगी। तो देखिए तरीका सेम यही रहेगा। इसी तरीके से वेपराइजेशन हुआ, ये जो वाटर वेपर्स हैं वो देखिए वेपराइजेशन के थ्रू भी, या फिर जो मैंने अभी आपको बताया था वाष्प स्फोटसर्जन करते हैं प्लांट्स, या फिर मिट्टी के थ्रू भी होता है, तो उसके द्वारा भी क्या है वाटर वेपर्स आ सकती हैं। अब देखिए इस प्रकार से बादल का निर्माण हो गया जैसे पहले हुआ था। अब यही बादल क्या है, हवाओं के साथ गति करता हुआ भूमि स्थल पर भी बारिश कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पर भूमि है तो यहाँ भी बारिश कर सकता है। उसके अलावा मान लीजिए ये आगे की तरफ बढ़ता है, तो जैसे यहाँ पर है पर्वत, अब ये बादल यहाँ पर आ गया, तो बादल की जो निचाई है वो क्या है, कम रहेगी। यहाँ पर इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स है जिन्होंने की संघनित होकर क्या बूंदों का निर्माण कर दिया है। इसके अंदर जो वेट है पानी का वो पहले यानी कि ज्यादा है इस समय। तो देखिए यहाँ पर ये आया बादल, इसको जाने की जगह नहीं मिली, तो ये क्या करेगा, बादल ऊपर की तरफ मूव करना प्रारंभ होगा। तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो ऊपर जाने पर क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो और भी ज्यादा कम होता चला जाएगा, और ज्यादा कम होगा, जिसकी वजह से देखिए क्या होगा कि जो ड्रॉपलेट्स हैं पानी की, छोटे छोटे जो कण हैं वो और ज्यादा तेजी से संघनित होना प्रारंभ होंगे। यहाँ पर क्या है कि जो संघनन है वो तेजी से प्रारंभ हो गया। अब तेजी से प्रारंभ हो गया, बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स बन रही है, जिसकी वजह से जो वेट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा इसका बादल का। तो उसका नतीजा क्या है कि यहीं पर देखिए ये बारिश कर देंगे। जो पहाड़ का इधर वाला किनारा है यहीं पर इन्होंने तेजी से बारिश कर दी। उसके बाद ये बादल हल्का होता चला जाएगा, ऊपर की तरफ उठेगा, यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये किसी भी प्रकार की वर्षा नहीं करेगा। अब पहाड़ी के उस तरफ तो इसने बहुत वर्षा की, लेकिन यहाँ पर वर्षा बहुत कम या फिर बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब ये बादल जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर कोई बारिश नहीं करेगा। तो ये जो क्षेत्र जहां पर की बिल्कुल बारिश नहीं हुई इस पहाड़ की वजह से, तो ये क्या कहलाता है आपका, वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शेडो एरिया इसको कहा जाता है, रेन शेडो एरिया। तो ये चीज याद रखनी है भाई, पूछ ली जाती है कि पहाड़ों के उस तरफ जो वर्षा नहीं होती उसको क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। और यहां पर देखिए जो वर्षा पहाड़ों से टकराकर हुई है इसको क्या कहेंगे, पर्वतीय वर्षा कहेंगे, या फिर ओरोग्राफिक रेन कहा जाता है, ओरोग्राफिक रेन। तो दो यहां पर वर्षा के आपने प्रकार समझे। उसके बाद देखिए तीसरा जो प्रकार है वो है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा यानी कि भाई चक्रवात के थ्रू ही होगी। अब ये वर्षा कैसे होगी चक्रवात वाली, देखिए ये आपके टॉपिक में भी है थोड़ा सा चक्रवात के बारे में। तो चक्रवात देखिए कैसे आएगा, मान लीजिए ये तो हमारा पर्वत हो गया, उसके बाद यहाँ पर है महासागर, महासागर या सागर कोई भी वाटर बॉडी, लेकिन चक्रवात आमतौर पर निर्माण कहाँ, महासागरों के अंदर। तो ये महासागर है। अब यहाँ पर जो सूर्य है उसकी जो रेडिएशन है वो डायरेक्ट आ रही है। तो यहाँ पर देखिए जो समुद्र तल है, जब इसका पानी धीरे धीरे गर्म होना प्रारंभ होगा, समुद्र का जो पानी है वो देखिए धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। अब ये गर्म होना प्रारंभ हो गया, जब इसका तापमान देखिए 27 डिग्री, ये याद रखना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए 27 डिग्री से जब इसका तापमान अधिक होना प्रारंभ हो जाएगा ना, कम से कम यानी कि 27 तो होना ही चाहिए, उसके बाद ये तापमान जो है धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ होगा। अब ये तापमान बढ़ना प्रारंभ हुआ तो देखिए जो यहाँ पर वेपराइजेशन भी होना प्रारंभ होगा। तो उसके बाद जो है देखिए वेपराइजेशन प्रारंभ हुआ, जो जल वाष्प है वो पानी जल वाष्प बनकर ऊपर की तरफ उड़ना प्रारंभ हो गया, ये भी हो रहा है। प्लस में यहाँ की जो हवाएं हैं वो भी गर्म होकर क्या है ऊपर की तरफ उठ रही हैं, इस प्रकार से तेजी से ऊपर की तरफ उठ रही हैं।
जब ये ऊपर उठेंगी तो यहां पर क्या होगा, यहां पर लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अभी अभी जो हमने पढ़ा था लो प्रेशर यहां पर क्रिएट हो गया। अब इस लो प्रेशर को भरने के लिए क्या होगा कि आसपास के जो भी स्थल मंडल हैं, जो स्थल है वहां पर क्या है, हाई प्रेशर रहेगा। मैंने बताया ना कि जो समुद्र है वो देखिए पृथ्वी की अपेक्षा क्या होता है, देरी से गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। लेकिन जो हमारी भूभाग है ये क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। तो इसके आसपास जो भी स्थलीय भूमि होगी जहां पर की हाई प्रेशर होगा, जहां की वायु ठंडी है, तो हाई प्रेशर से क्या होगा, देखिए जो हवाएं हैं, यहां पर भी हाई प्रेशर है और यहां भी हाई प्रेशर है, यहां से देखिए तेजी से हवाएं चलनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो जिसकी वजह से ये हवाएं तेजी से लो प्रेशर एरिया की तरफ बढ़ेंगी और नतीजा क्या होगा कि यहां पर चक्रवात आएगा। तो देखिए थोड़ा और अच्छे से इसको समझने के लिए मान लीजिए ये जो वाटर बॉडी हमने बनाई है ये क्या है, बंगाल की खाड़ी की है। बंगाल की खाड़ी है, इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पर दक्षिणी भारत हो गया, ये गुजरात का क्षेत्र हो गया, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये घटना घटित हुई। तो देखिए तीनों तरफ से क्या है, ये स्थलीय भाग है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो देखिए स्थल की तरफ से यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ भी हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, जिसकी वजह से जो हवाएं हैं वो देखिए यहाँ पर चलनी प्रारंभ हो जाएगी, यहाँ पर चलेंगी, चारों तरफ से चलेंगी इसको भरने के लिए लो प्रेशर को। तो देखिए ये हवाएं बीच तक नहीं पहुंच पाती और क्या होता है कि भाई ये अपने एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से घूमती हुई जाती हैं, हवाएं घूमती हुई जाती हैं। और ये जो घूमती हुई हवाएं रहती हैं समुद्र के ऊपर, यही तो क्या है, इसी प्रकार कोई ये चक्रवात बन जाता है इस प्रकार से। अब ये जो चक्रवात बना है ये देखिए धीरे धीरे क्या होगा, स्थल मंडल की तरफ बढ़ना प्रारंभ होगा, इस प्रकार से यहाँ पर बढ़ना प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर जब ये जाएगा तो क्या होगा, स्थल मंडल पर धीरे धीरे भाई टेम्परेचर भी कम होता रहेगा, ये जो लो प्रेशर है ये भी कम होना प्रारंभ हो जाएगा और धीरे धीरे करके जो चक्रवात है वो समाप्त हो जाता है। अब जो चक्रवात है बीच में तो लो प्रेशर रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, चक्रवात की आंख कहा जाता है। चक्रवात की आंख, यहाँ पर लो प्रेशर और चारों तरफ क्या है, हाई प्रेशर का जो हवाएं हैं वो उसके चारों तरफ घूम रही है। अभी यही चक्रवात जो स्थल मंडल की तरफ बढ़ता है और इस चक्रवात से जो भी वर्षा होती है, जो भी वर्षा होगी उसको क्या नाम दिया जाता है, चक्रवातीय वर्षा इसको कहा जाता है। तो ये वर्षा के 3 प्रकार थे, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका टॉपिक था। देखिए काफी विस्तार से हर एक जो भी नाम यहाँ पर बताए गए हैं अलग अलग से चैप्टर होगा इनका, लेकिन अभी हम सिर्फ कक्षा 7 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। उसी संदर्भ में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग अपना धीरे धीरे बेस बनाएं, उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप देखिए वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी के अभी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा और अधिक उत्साह बढ़े, हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी चीजें ला सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।